अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और मैं हूं जमील फारूकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सियालकोट में शादी जैसे मुकद्दस फरीजे को ढाल बनाकर औरतों की इस्मत दरी का इंकशाफ हुआ है। 4 रुकनी गिरोह के अराकीन लड़कियों से शादी करते, फिर काबिले एतराज वीडियोस बनाकर खानदान वालों को ब्लैकमेल करते। पकड़े जाने पर मुल्जिम खुद को एक अहम इदारे के साबिक सरबराह का रिश्तेदार भी बताते रहे। इंतहाई इंसानियत सोज ये वाक़या है, मजाक उड़ाया गया है शादी जैसे पाकीज़ा बंधन का भी, और किस तरीके से ख़वातीन को और उनके ख़ानदानों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। 4 लड़कों पर मुश्तमिल ये गिरोह है और एक खातून भी इनके साथ शामिल है। ये इंकशाफ सामने आया है। 4 रुकनी गिरोह के अरकान लड़कियों से शादी करते, फिर काबिल एतराज़ वीडियोस बनाकर खानदान वालों को ब्लैकमेल करते। आंखों से आंसुओं की झड़ी लगाए और बदकिस्मत बेटी को आगोश में लिए, ये वो माँ है जिसने बड़े अरमानों से अपनी बेटी का रिश्ता किया, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसने अपनी बेटी ऐसे लोगों के हवाले कर दी जिनका काम सिर्फ मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलना है। लाचार माँ के पास सिवाय इंसाफ की अपील के और कोई चारा नहीं। इंसाफ मंगना चाहने असी हुकूमत को, असी पुलिस को भी इंसाफ मंगना चाहने, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। असी माड़े लोग मुख्तलिफ खानदानों की इज्जतों से खेलने वाले इस गिरोह में एक खातून भी शामिल है जो खुद को एक फैमिली जाहिर करके मासूम लोगों को चकमा देकर शादी करते हैं और फिर नाजेबा वीडियो बनाकर लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ 2 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके गिरोह के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपने देखा कि मुआशरा किस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार है। चंद टकों के लालच में इंतहाई मकरू धंधा किया जा रहा था। मुल्जिमों ने शादी जैसे अहम रिश्ते को भी अपने मजमूम अज़ाइम की भेंट चढ़ा दिया। वालिदैन को सुहाने ख्वाब दिखाकर लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने लगे। कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तहकीक का हुक्म दिया, अंधे एतमाद की बजाय तहकीक की जाए। सियालकोट में पकड़े गए मुल्जिम खुद को बैंक मैनेजर जाहिर करते रहे। लड़कियों के वालिदैन ने कुछ पता न कराया। इसी बारे में हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मैरिज ब्यूरो की सरबराह मिसेस खान साहिबा। मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप जाहिर है ये काम करती हैं और ये एक इंतहाई जो है मुखलिस काम है और बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं, लोगों के रिश्ते कराना, शादियां करना, लेकिन उसके साथ ही बहुत सेंसिटिव काम भी है। आप नहीं समझती कि वालिदैन को भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए? ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि तहकीक कर लिया करो, वो भी इतने बड़े मामले में। तो आप समझती हैं कसूर वालिदैन का भी है, खानदान का भी है इसमें? वालिदैन का पहले कसूर होता है कि जो आंख बंद करके बगैर मशवरा किए हुए, बगैर सोचे समझे, इंक्वायरी किए हुए, बगैर इन चीजों के जो शादियां आंखें बंद करके कर लेते हैं, ये सुनकर ओहो मैनेजर ऑफ अ बैंक, ओहो समथिंग वेरी ग्रेट, MBA बाहर से करके आया, ये करके आया, यहाँ पे उसने चाहे BCom भी ना किया हुआ हो। ये आंखों में धूल झोंकते हैं लड़के वाले। बाज़ दफा सिर्फ लड़के ही नहीं, उसकी फैमिली भी टोटली ऐसी होती है। बिल्कुल आजकल किसी पर एतमाद नहीं कर सकते आप। जहाँ वो वर्क करता है, जहाँ वो काम करता है, उधर का आप उससे वो कार्ड भी लें, विजिटिंग कार्ड, और चुपचाप किसी को कह दे जाकर देख कर आ जाए। चुपचाप किसी को कह देंगे कि वो किसी से पूछ रहे ऐसा ऐसा बंदा कोई इधर है। आप इंक्वायरी करें, घर के पास जाकर 1-2 बंदों से पूछें, तब आप बच्ची को दें उसकी पूरी इंक्वायरी करके, वरना ये लोग आजकल झूठे हैं, किराए के घर ले लेते हैं। मिसेस खान, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करें, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर इस तरह के रिश्ते मैरिज ब्यूरोज के थ्रू हो रहे हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन मैरिज ब्यूरोज में काम करने वाले लोगों पर आयद होती है कि वो भी देखें कि जो रिश्ते करा रहे हैं वो सही हैं या कहीं ऐसा कोई धंधा तो नहीं हो रहा उसकी आड़ में। नहीं, ऐसा कभी मैरिज ब्यूरो वाले, खैर जिनको मैं चंदे को जानती हूँ या मैं अपनी बात करती हूँ, हमारे पास फॉर्म होता है, उसके अंदर सारा कुछ उसकी डिटेल्स, उसके घर की, उसके ऑफिस की, उसकी एजुकेशन, उसकी सैलरी वगैरह होती है, ये हम बताते हैं। और लड़की वालों को कहते हैं
کہ آپ کے پاس تو چند ایک بچے آ رہے ہیں نا, تو پلیز یہ معلومات جو ہم دے رہے ہیں وہ آپ انکوائری کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. خدا نہ خواستہ ان کیس اگر وہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں تو لڑکی والے مجھے فون کرتے ہیں, مسز خان یہ چیز غلط تھی اس کی, یا یہ چیز ہمیں صحیح نہیں لگی. تو مسز خان, آپ کی ذمہ داری یہاں تک ہوتی ہے کہ آپ نے ملوا دیا, آپ لوگوں نے تھوڑی بہت جو ہے وہ چھان پھٹک کی, اس کے بعد یہ والدین ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرائیں. لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب والدین پتہ کراتے ہیں اور اگر لڑکے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر رشتے میں مشکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, رشتے ہوتے نہیں ہیں. اس ڈر سے بھی کئی لوگ اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق نہیں کرتے. دیکھیں یہی تو آج کل مشکل پڑی ہوئی ہے, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, ذرا سا اچھا رشتہ آتا ہے ماں باپ آؤٹ آف وہ یہ کیا نام ذرا وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہوا ہے, اور جلدی سے ہاں کر دیتے ہیں. جلدی سے لڑکی والے بھی جھک جاتے ہیں کہ بھئی ہماری لڑکی ایسے گھر میں جا رہی ہے, چاہے وہ انہوں نے کرائے کے گھر کو اپنا گھر کیوں نہ بتایا ہوا ہو, چاہے اس کی جاب یا کوالیفیکیشن کیوں نہ کچھ ہو. بھئی کسی طریقے سے آپ اس کی ڈگری بھی منگا کر چیک کر لیں, یا جس پوزیشن پر وہ ہے وہاں سے پوچھوا لیں. اگر برا لگتا ہے نا بعض دفعہ کہ ڈگریاں لاؤ, یہاں پہ جس پوزیشن پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو ڈگری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پوزیشن میں یہ ڈگری ضرور اس کے پاس ہوگی, ورنہ اس پوزیشن پر ایک عام بچہ بی اے یا انٹر بچہ نہیں پہنچ سکتا. وہ اس کی زیادہ مسز خان, آپ نے تفصیلی وقت نکالا اور اس پر تفصیلی بات چیت کی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں سے لاپتہ ہونے والے 4 بلاگرز واپس گھروں کو پہنچ گئے ہیں. سلمان حیدر, احمد وقاص, عاصم سعید اور احمد رضا کئی ہفتوں سے لاپتہ تھے. پولیس کے مطابق چاروں بلاگرز آج صبح اپنے گھر پہنچے ہیں. بلاگرز گمشدگی کا ڈراپ سین, چاروں بلاگرز گھر پہنچ گئے. بلاگرز اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں سے لاپتہ ہوئے تھے. پولیس ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والے بلاگرز میں سے سلمان حیدر 6 جنوری کو اسلام آباد, احمد وقاص اور عاصم سعید 4 جنوری کو لاہور سے, جبکہ احمد رضا نصیر 7 جنوری کو ننکانہ صاحب سے لاپتہ ہوا تھا. پولیس ذرائع کے مطابق چاروں بلاگرز آج صبح اپنے گھروں کو پہنچے ہیں, جبکہ ان افراد کے بیان بھی جلد ریکارڈ کر لیے جائیں گے. بخیریت گھروں کو پہنچنے والوں میں سلمان حیدر نامی شخص پیشے کے اعتبار سے پروفیسر ہیں اور 5 سال سے زائد عرصے سے فاطمہ جناح یونیورسٹی سے منسلک ہیں. وہ ادب, تھیٹر میں اداکاری, ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ شعبہ صحافت سے بھی منسلک رہ چکے ہیں. اور ناظرین, وزرائے اعلیٰ میں نمبر 1 کی جنگ, کپتان نے پرویز خٹک کو نمبر 1 وزیر اعلیٰ قرار دے دیا. تو مرتے کہ ایسا کوئی پلان ہاتھ آ جائے, اور ہمارے پاس تو پلان ہے یار. اور ویسے بھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہے آپ. فلم سٹار فنکاروں کے بعد وزرائے اعلیٰ میں بھی ٹاپ پوزیشن کی دوڑ. نمبر 1 وزیر اعلیٰ کون ہے؟ پرویز خٹک ہیں, پی ٹی آئی کا اصرار. شہباز شریف ہیں, نون لیگ کا اصرار. پشاور میں کپتان نے تقریب سے خطاب میں پرویز خٹک کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہباز شریف مقابلہ نہیں کر سکتے. شہباز شریف اور پرویز خٹک کا کوئی مقابلہ نہیں. پرویز خٹک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتی, وہ پل بنانے پہ اور اوور پاسز اور انڈر پاسز میں نہیں ہوتی, وہ انسانوں کے اوپر ہوتی ہے. کپتان کے بیان پر حکومتی دستے سے مریم اورنگزیب بولی کہ عمران خان نے صاف جھوٹ بولا. شہباز شریف تو تعلیم, صحت اور سپورٹس میں انقلابی تبدیلیاں لائے, ان کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا. وزرائے اعلیٰ کی دوڑ میں سندھ اور بلوچستان والوں کی کیا پوزیشن ہے, اس پر ابھی کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا. اور ناظرین, کون سا وزیر اعلیٰ نمبر 1 ہے؟ پشاور کے رہائشیوں نے پرویز خٹک کو ووٹ دیا تو اسلام آباد والوں کو شہباز شریف پسند آئے. لاہوریوں نے سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کو ریس سے ہی نکال دیا. کے پی کے تو آپ ڈسکس کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ جو ان کے ماضی کے حالات رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں مناسب لگتا کہ ایسے بندے کو سی ایم ہونا بھی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھنے میں کام کی کارکردگی میں ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اور خٹک ہے نا, وہ بالکل نمبر 1 وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی طرف کوئی بھی نہیں. اوبیسلی پرویز خٹک تو نمبر 1 ہی ہوگا ہمارا خیبر پختونخوا, کیونکہ اس نے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیا ہے. وزیر اعلیٰ بہرحال دونوں اچھے ہیں,
वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया। लेकिन KPK के जो वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब वो एज अ गुड गवर्नेंस के लिहाज से वहाँ पे ठीक हैं। शहबाज शरीफ साहब हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आप देख लें यहाँ पर पंजाब में उनके वजह से यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है। सीएम नंबर 1 कौन? नियो न्यूज के सर्वे में आप भी अपनी राय दीजिए। नियो न्यूज के फेसबुक पेज, नियो टेलीविजन नेटवर्क पर अपनी राय का इजहार करें और हुक्काम तक अपनी आवाज पहुंचाएं। नंबर 1 वजीर आला कौन है? कौन से सूबे के वजीर आला की कारकर्दगी सबसे बेहतर है? नियो न्यूज के सर्वे में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नियो न्यूज के फेसबुक पेज, नियो टीवी नेटवर्क पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हुक्काम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सियालकोट में वफाकी वज़रा की सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी चढ़ाई। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक ने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने छोड़कर अपने गिरबान में भी झांक लें। हिसाब मांगने वाले अपना हिसाब नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म अदालत में सुरखरू होंगे। कारकुन आइंदा इलेक्शन के लिए इसी साल तैयारी का आगाज करते हैं। सियालकोट में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक सियासी मुखालिफिन पर भड़क उठे। वोट नवाज शरीफ को मिले, पॉलिसी इमरान खान की चले। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हवास बाख्ता लोग पारसाई का सबक ना दें। दुनिया में किसी लीडर ने अपनी 3 नस्लों का हिसाब नहीं दिया। बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले जान लें 2017 इलेक्शन की तैयारी का साल है। आईनी और अवामी अदालत में सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया की अदालतों में भी सुरखरू होंगे और रब्बुल इज्जत की अदालत में भी सुरखरू होंगे। ये हमारे ऊपर आजमाइश का वक्त अल्लाह ताला ने इसलिए डाला है कि हम इसमें से फतहमंद और सुरखरू होकर निकलें। उधर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी चुप न रहे। कहा धरने वालों ने मुल्क का तमाशा बना दिया। 2 जुनूनी आदमी इस्लामाबाद में लोगों की कब्रें खोदने की बातें करते रहे। उन लोगों की वजह से मुतादिद मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। 2 कजन्स खड़े हो गए, कहते थे कब्रें खोदो, वजीर आलम हाउस का गेट तोड़ो, पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ के अंदर घुस गए। तुम ही थे वो लोग, भूले नहीं हैं। वजीर रेलवे ने शेख रशीद को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उधार की नशिस्त पर जीतने वाला उठकर बददुआएं शुरू कर देता है। नून लीग को काम से रोकने की साजिश कामयाब नहीं होगी। हम जानते हैं, लेकिन इस बार अक्सरियत को फैसले को अक़लियत के जरिए बदलने की साजिश को नाकाम बना के दिखाएंगे। साद रफीक ने मजीद कहा कि जलन और हसद ने सियासी मुखालिफिन की बसीरत खत्म कर दी। बौखलाहट का शिकार हुए तो मुशर्रफ की तारीफें करने लगे। हम खबर से आपको आगाह करते हैं। कायम मुकाम स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा को वफाकी वज़ीर दाखिला पर तरस आने लगा। कहती हैं चौधरी निसार का मसला इनकी पार्टी से है। वो तवज्जो हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी को हदफ बनाए रखते हैं। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। समझती हूँ कि चौधरी निसार साहब को इस वक्त मसला अपनी पार्टी के अंदर है और वो अपनी पार्टी में तवज्जो हासिल करने के लिए डायरेक्ट फायर हम पे खोल देते हैं। तो मुझे इतना उनसे मसला नहीं है, मुझे उन पे तरस आता है। आम खबर आपको देते हैं। गरीब आवाम के लिए चंद 100 रुपए और बड़े अफसरान पर नोटों की बरसात। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर मेहरबान हो गई। तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने अपने इन 2 आला अफसरान को सुपीरियर करार देते हुए लाखों रुपए के अलाउंसेस का एक ही झटके में इजाफा कर दिया। SNGAD के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब पुलिस को 3,75,000 और चीफ सेक्रेटरी को 4 लाख रुपए के सुपीरियर अलाउंस देने की मंजूरी दे दी गई और जिसका इतलाक 26 जनवरी 2017 से होगा। इसके अलावा दोनों अफसरान अपनी दीगर मराहत और तनख्वाह ग्रेड के हिसाब से पहले ही वसूल कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफे पर शहरी फट पड़े। उनको गरीबों की हक तलफी करार दे दिया। कहते हैं कौम का पैसा है जिसे लुटाने में हुक्मरान कोई कसर नहीं छोड़ते। लाखों में तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, जबकि जो बाकी सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस इजाफे के हकदार हैं ताकि वो भी अपने मामूलात ज़िंदगी को मुनासिब तरीके से गुजार सकें। गरीब आवाम के साथ सरासर जुल्म है ये।
इन लोगों को वैसे ही उनकी कारकर्दगी देख लें और उनकी तनख्वाहें देख लें, नहीं बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए गरीब आवाम की तरफ कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, चीज़ें नहीं हैं ऐसी, और गवर्नमेंट लगी हुई है इनकी सर्विस बढ़ाने में। हॉस्पिटल्स का हाल देखें, स्कूल का हाल देखें, जहाँ पर एक एक बेड के ऊपर हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो 3-3 4-4 मरीज़ पड़े हुए हैं। एक ही ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की ये सूरत हाल है, लेकिन इनके भी जितने भी बरात हैं सब आईजीज़ की बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको डिफेंड करना होता है, इनके केसेस को डिफेंड करना होता है, इनकी सारी पॉलिसीज़ को डिफेंड कर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सरा फिर निशाने पर आ गए। मर्दान में घरों की तालाबंदी करके जिला बदर कर दिया गया। ख्वाजा सराओं ने पेशावर में पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। पेशावर में मर्दान पुलिस की जानिब से जिला बदर करने और घरों की तालाबंदी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ख्वाजा सराओं का कहना है कि मर्दान में इन्हें पुलिस की जानिब से बेजा डराया धमकाया जा रहा है। जब DPO से मालूमात किया तो वो उसने ये बोला है कि मैं सैयद हूँ, मैं मियाँ हूँ और मैं ये नाच गाना नहीं मानता, मैं ख्वाजा सराओं को नहीं मानता, इसलिए इनके डेरे बंद कर दो और 2 दिन के अंदर अंदर मर्दान से इनको निकाल दो। ख्वाजा सराओं ने कहा कि सूबाई हुकूमत और IG पुलिस वाक़े का नोटिस ले। अब मुतालबा ये हुकूमत से कि अभी बस इंसाफ चाहिए और हमारे डेरे खोल दिए जाएँ। ख्वाजा सराओं ने धमकी दी कि अगर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो वो अदालत से रुजू करेंगे। एहतजाज करने वाले ये ख्वाजा सरा कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपने आबाई इलाकों में जीने का हक मांग रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, नयो न्यूज़, पेशावर। अब बात करते हैं टीवी एंकर वकार ज़का की, जिन पर कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब तशद्दुद किया गया। IG सिंध ने वकार ज़का पर तशद्दुद के वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है। IG सिंध ने DIG साउथ से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, बताइएगा रात गए का ये अफसोसनाक वाक़या है, मजीद इस पे हवाले से क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है बोर्ड बेसन, यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का ये वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें वकार ज़का को नामालूम मुल्ज़मान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और वो शदीद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। इस वक्त वकार ज़का थाना बोर्ड बेसन में मौजूद है और वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है। इस वाक़े का IG सिंध AD ख्वाजा ने नोटिस किया है और DIG साउथ आजाद खान से पूरे वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ताम इस वक्त वकार ज़का थाना बोर्ड बेसन में मौजूद है और मुकदमा वहाँ पे दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े में जो मुलज़मान मुलविस हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। ताहम वकार ज़का ये कहना है कि जो जिन अफराद ने उन पर हमला किया उनकी तादाद 8 से 10 थी। अभी तक उनके नाम जो वो डिस्क्लोज नहीं किए थे कि वो कौन लोग थे। उनके पास हैवी हथियार भी थे जिनसे बट्टों से उनको मारा भी गया। जी नसीम आदिल, आप तरीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जाली और गैर मयारी स्टंट के मामले से मुताल्लिक आज खुद नोटिस को बुनियादी हुकूक के मुकदमे में तब्दील कर दिया है। खुली अदालत में मुकदमे की समाअत 1 फरवरी को होगी। दूसरी जानिब गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स की रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अस्पतालों के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया है। जाली और गैर मियारी स्टंट्स का मामला, अदालत उज़्मा में मुकदमा बुनियादी हकूक में तब्दील। चीफ जस्टिस का मामले की खुली अदालत में समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। दीगर जज साहिबान में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, 4 सूबाई एडवोकेट जनरल, सूबाई सेक्रेटरी सेहत और DG FIA को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए। उधर चेयरमैन वजीर आला मुआयना कमेटी ने गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स की रिपोर्ट खादमे आला शहबाज शरीफ को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स के हवाले से महकमे और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। वजीर आला ने सूबे भर के अस्पतालों में मुकम्मल ऑडिट का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला में डॉक्टर्स की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। मामर शख्स को बगैर इलाज के अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इमनाबाद के रिहायशी गुलाम अब्बास हैं, जिनको शदीद दलालत की हालत में DHQ अस्पताल लाया गया था, मगर वहां मौजूद डॉक्टर ने मामर शख्स को बगैर चेकअप के अस्पताल से निकाल दिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को शिकायत की गई तो उन्होंने लाहौर जाने का मशवरा दे दिया।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਡਰੂਪਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਟੋ ਉਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें शामिल करेंगे खेलों की। ऑस्ट्रेलिया के तवील और नाकाम दौरे के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। शिकस्त खोरदा खिलाड़ी एयरपोर्ट पर आवाम का सामना न कर पाए और मीडिया से बात किए बगैर घरों को लौट गए। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम के बेशतर खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। बाज खिलाड़ी कराची जबकि दीगर ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया ने कप्तान अजहर अली से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने माजरत कर ली। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और बाज दीगर खिलाड़ी भी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में सवार होकर घरों को रवाना हो गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम को मुसलसल शिकस्तों का सामना रहा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मिसबा 11 को व्हाइट वॉश की हजीमत उठाना पड़ी, जिसके बाद एक वक्त में नंबर 1 की पोजीशन पर विराजमान कौमी टीम आईसीसी की रैंकिंग में 6ठे नंबर पर जा ठहरी। वनडे सीरीज का मंजरनामा भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। कैंगरूज ने शाहीनों के पर कुतर डाले। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीते हुए मैचेस नाकिस फील्डिंग की वजह से मेजबान हरीफ के नाम किए। 5 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ एक ही वनडे मैच जीत सके। बाबर आजम को बैटिंग में कामयाबी के बाद बॉलिंग में भी आजमाया जाएगा। पाकिस्तान टीम के उभरते हुए स्टार ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं। उन्होंने ब्रिस्बेन में आईसीसी लैब में बॉलिंग एक्शन का टेस्ट दे दिया। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम कौमी अंडर 19 की क़यादत कर चुके हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते रहे हैं, लेकिन एक्शन मशकूक होने की वजह से इन्हें बॉलिंग से रोक दिया गया था। बायो मैकेनिक्स लैब की रिपोर्ट 15 दिन तक मौसूल हो जाएगी। That's exactly what Azhar Ali should. पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए आईसीसी की जानिब से बनाए जाने वाले टास्क फोर्स के सरबराह जाइल्स क्लार्क नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Is not only a friend of Pakistan but a scholar of Farsi and Arabi, so he knows the Oriental ways more than most people. So, Giles, I'm going to pass the baton on to you, and just if you could give them a brief impression of what you've seen and heard today. Thank you, Mia Sharia. Assalamu alaikum. Good evening. It's been a pleasure to come again to Lahore. I first came to Lahore in 1973, which, taking a look at the front row here, is before some of you were born. Probably before I was born, the way I feel at the moment. And it's a beautiful city, and the people have been charming and welcoming and hospitable as always. I've had the privilege of meeting the Chief Minister of Punjab today, a most impressive gentleman who kindly gave us 35 minutes of his time to talk through various matters that he regarded as important, which we greatly benefited from hearing from him about. I'm also grateful to Mr. Sanaullah, the Federal Minister, and to Mr. Azam, the Punjab Home Secretary. Both of whom attended meetings and gave us the benefit of their point of view. I'm on a fact-finding mission. I've been asked to come here by ICC's board and by the ICC chairman, and I have obviously brought with me Mr. Bob Nichols of Nichols Stain, who are ICC's security advisors. I think I should say at this point that it is a fundamental principle of ICC that it cares deeply about its full members
are the lifeblood of the organisation, and international bilateral cricket is a very critical aspect of world cricket and the finances and indeed the excitement of our sport. And we, from the other full members of ICC, recognise the deep frustration that is undoubtedly felt by Pakistani cricket fans that they have been unable, for reasons of their own security problems, to host other international teams here for a long period of time. That is of grave concern to us all, and all cricket lovers worldwide, I am certain. So we regard it as very important that we do what we can ICC as टास्क फोर्स effectively के सरबराह जाइल्स क्लार्क मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जल्द होगी। in action. And having watched them last summer in England, when it was a great series, I know how much it would mean to all of you. I would like to say that we've had a most interesting series of presentations from the Managing Director of the Punjab Safe Cities Authority, from the Lahore Police, the control points in the Qurban lines, and the Inspector General of Police. और नाज़रीन, बुलेटिन में आगे चलकर देखिएगा। सर्दी और चित्राली टोपी का साथ। अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। कायम मुकाम स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा ने मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कराची के इलाके मंगोपीर में सीटीडी की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द पकड़े गए। और क्वेटा डिवीजन में 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई जारी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों के रहने वालों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। उधर पंजाब और दीगर मैदानी इलाकों में धुंध ने एक बार फिर से डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। बारिशें और बर्फबारी, बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, मैदानी इलाकों में बारिशें रुकी तो धुंध पड़ने लगी। चित्राल में बारिश ने जलथल एक कर दिया तो लुआरी टॉप पर भी बर्फबारी ना रुकी। मुजफ्फराबाद और बाग समेत आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल खूब जमकर बरसे। उधर पंजाब के बाज इलाके धुंध की लपेट में रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मजीद धुंध की पेशनगोई कर दी, जबकि मलाकंड, हजारा डिवीजन, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चित्राली टोपी पेशावरियों में खासी मकबूल है। सर्दियों में इजाफे से गर्म कपड़ों के साथ चित्राली टोपी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। मजीद तफसीलात पेशावर से शाहिद खान की इस रिपोर्ट में।
پشاور میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بڑھی تو شہریوں نے گرم کپڑوں کے ساتھ ساتھ چترالی ٹوپی خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ یہ اب چترال کا ثقافت نہیں رہا، یہ پوری صوبے کی ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ چترالی ٹوپی بیل بکروں کے اون یعنی پشم سے تیار کی جاتی ہے، جو اپنے خاص رنگ و شکل کی وجہ سے کافی مقبول ہے۔ یہ پیور وول ہوتی ہے، ہاتھ کی بنی ہوتی ہے۔ پشاور میں قائم چترالی بازار میں درجنوں اقسام کی ٹوپیاں تیار کی جاتی ہے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شاہد خان، نیوز پشاور۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناکافی انتظامات کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ عمارت کے انسپیکشن کی منتظر ہے، اور اس سلسلے میں انسپیکشن کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ENDM کو تیسرا خط لکھنا پڑا۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے نعمان مقصود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، بتائیے گا اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ تیسرا خط لکھا گیا ہے۔ 2013 میں اور 2016 میں ایک خط لکھا گیا تھا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مطابق، اور ENDM کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ تیسری بار اب لکھا گیا ہے۔ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ وزارت خارجہ کی جو عمارت ہے اس کے اندر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، اور عمارت اس قابل نہیں ہے کہ انسانی غلطی یا قدرتی آفت کی صورتحال سے جو ہے وہ نمٹا جا سکے، اور حفاظتی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے عمارت کی انسپیکشن کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ محکمے کی جانب سے مسلسل خط و کتابت کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ عمارت کی انسپیکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی پہلے دی جا چکی ہے، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ خط کا جواب نہیں مل سکا ہے، اور عمارت کی تفصیلی انسپیکشن کے لیے جلد سے جلد ENDM کو جلد سے جلد اجازت دی جائے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے وہ 18 گریڈ کا جو افسر ہے وزارت خارجہ کا وہ بھی معاونت کے لیے فراہم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان مقصود ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب معاشرتی مسائل پر کچھ بات کرتے ہیں۔ شکرگڑھ میں سفاک والد اپنے ہی خون کا دشمن بن گیا، 2 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ ایک بیٹی جاں بحق ہو گئی، جبکہ دوسری کو تشویشناک حالت میں کیچڑ والے گڑھے سے نکال لیا گیا۔ نیوز نے معاملہ اٹھایا تو پولیس نے سنگ دل باپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ رشتہ داروں کے مطابق ملزم کا ذہنی توازن درست نہیں، اس کے دماغ کا آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ بیٹیاں رحمت، لیکن سنگ دل باپ اپنے ہی خون کا ویری ہو گیا۔ شکرگڑھ تھانہ سٹی کے علاقہ دین پور میں سفاک باپ امجد نے 2 پھول سی بیٹیوں 7 سالہ مریم اور 11 سالہ زینب کو برساتی نالہ بہیں کے گہرے کیچڑ والے گڑھے میں زندہ دفن کر دیا۔ بچیوں کے شور پر اہل علاقہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے فوری بچیوں کو گڑھے سے نکالنے کی کوشش کی، تاہم 7 سالہ مریم دم گھٹنے کی وجہ سے سانسیں ہار گئی، جبکہ 11 سالہ زینب کو زندہ بچا لیا گیا، جسے تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے درندہ صفت باپ امجد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے بعد اصل کہانی سامنے آئے گی، جبکہ بچیوں کے ماموں بابر اور سرور کا کہنا ہے کہ ان کے بہنوئی کا کچھ عرصہ قبل دماغ کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے۔ ادھر گجرات میں رقیہ بی بی نامی خاتون کی بوری بند لاش کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بہو نکلی۔ ظالم بہو نے ساس کو ڈنڈے مار مار کے قتل کیا اور لاش بوری میں بند کر کے پرانے کنویں میں پھینک دی۔ ساس بہو کے جھگڑے میں بہو نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ گجرات میں قتل کا ڈراپ سین، ساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہو نے ساس کا پتا ہی کاٹ دیا۔ انیلا نامی خاتون نے اپنی ساس کو فون کر کے بچوں کو دم کرنے کے بہانے بلایا اور سر پر ڈنڈے مار کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ساس کو ختم کرنے کے بعد ملزمہ نے لاش بوری میں بند کر کے پرانے کنویں میں پھینک دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ انیلا کے شوہر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ انیلا کی ساس اپنی دوسری بہو کو بھی گھر لا کے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ انیلا کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اس کا شوہر اپنی ماں کو ہر ماہ خرچہ دیتا تھا۔ FIR کے مطابق اس بات پر پہلے بھی گھر میں کئی مرتبہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اور ناظرین، ملک کے مختلف شہروں میں پیش آنے والے ظلم و تشدد اور دیگر واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اس کرائم راؤنڈ اپ میں۔ قصور میں ٹوکن کی رقم واپس نہ کرنے پر ملزمان نے 47 سالہ شخص کو پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ملتان کے ایک اسکول میں استاد نے طالبہ کو چھٹیاں کرنے پر ایسی سزا دی کہ اس کی کلائی ہی توڑ ڈالی۔ پولیس کی کارروائی کے بعد طالبہ کے والدین نے ٹیچر کو معاف کر دیا۔ کمالیہ میں ڈاکٹروں نے دکھایا کمال،
जो दौरान ऑपरेशन मरीजा के पेट में सर्जरी के आलात भूल गए। जब मामला खराब हुआ तो मरीजा को लाहौर जाने का मशवरा दे दिया। शाहकोट में 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 4 तलबा जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डॉलर गर्ल के बैरून मुल्क सफर में हायल रुकावटें बिल्कुल दूर न हो सकी। वज़ारत दाखिला ने मॉडल अयान अली का नाम ECL से निकालने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वफाकी वजारत दाखिला ने डॉलर गर्ल का नाम एग्जिट कंट्रोल से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अयान अली का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, इसलिए सिंध हाई कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पंजाब होम डिपार्टमेंट की इस्तदा पर नाम ECL में शामिल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया, लेकिन दरखास्तों के काबिल समाअत होने का जायजा नहीं लिया, जबकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी नहीं जाना गया। जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगाज 2 मरतबा ECL का केस सुन चुके हैं, तीसरी मरतबा उनको केस नहीं सुनना चाहिए था। वजारत दाखिला के मुताबिक फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। ये मामला सिंध हाई कोर्ट के दायरा कार से बाहर था, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे। फरियाल की फाइनल वार्निंग। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। घर वाले या घर वाली, किसी एक का इंतखाब कर लो। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को इनकी अहलिया फरियाल मखदूम ने फाइनल वार्निंग दे दी। वालिदैन या बीवी, बस अब फैसला कर लो। बॉक्सर की बीवी का बॉक्सर को जोरदार पंच। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि फरियाल मखदूम ने आमिर खान को घर वालों या घरवाली में से एक का चुनाव करने का अल्टीमेटम दे दिया। इतने सख्त रिएक्शन की वजह आखिर क्या बनी? इस पर अखबार ने इंकशाफ किया कि आमिर खान के भाई हारून का फरियाल को माइकल जैक्सन कहना तनाज़े में ना बुझने वाली चिंगारी साबित हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक फरियाल को ये खौफ भी सताने लगा कि आमिर खान की मजीद गैर अखलाकी वीडियोस मंजर आम पर आ सकती हैं। आपको बताते हैं कि कैफा करीम टावर लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान एक्स और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ताउन से हुआ स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला, जिसमें नौजवान एंटरप्रेन्योर्स ने 25 से ज्यादा कारोबारी मंसूबे पेश किए, जबकि कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक के इनामात से नवाजा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली वक्कार सिंधु। नौकरी नहीं तो क्या हुआ, आइए अपना कारोबार करें और नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाहौर के अरफा करीम टावर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के शोबा प्लान एक्स ने मुनक्किद किया स्टार्टअप लाहौर के नाम से मुनफरिद मुकाबला। मुकाबले का मरकजी स्पॉन्सर था सुपीरियर यूनिवर्सिटी का चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें कामयाब होने वाले एंटरप्रेन्योर्स में 10 लाख तक के नगद इनामात तकसीम किए गए। 2 रोज जारी रहने वाले स्टार्टअप लाहौर मुकाबले में बासलाहियत नौजवानों ने अपने तख्लीक करदा टेक्नोलॉजी बेस्ड मंसूबे पेश किए। इन मंसूबों में क्रिकेटर्स का बॉलिंग एक्शन दुरुस्त कराने, बीमारी की तशखीस हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाने या पाकिस्तानी सियाहत को फरोग देने और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी समेत दर्जनों मुनफरिद मंसूबे शामिल थे, जिन्हें खूब सराहा गया। मुकाबले में जज के फराइज सर अंजाम दिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर और चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से सुपीरियर बनाने और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को मजबूत करने में सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है।
चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसका भी बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग हाउ वी कैन क्रिएट द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द यंग जनरेशन ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. सो दिस इज़ हाउ एंड एट Commesset we train them to think entrepreneurially and to how they can make Pakistan an economically superior Pakistan. प्लान एक्स की डायरेक्टर हिफ्सा का कहना था कि स्टार्टअप लाहौर ने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सलाहियत मनवाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम किया है. आई थिंक ये इनको बहुत अच्छा आज प्लेटफॉर्म मिला है बिकॉज इनके आइडियाज़ के साथ साथ इनकी टीम्स भी एक्सपोज हुई हैं. और अब बिकॉज इन द ऑडियंस वी हैड पीपल फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम ICT R&D फंड टू डिफरेंट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स. सो नाउ देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टार्टअप्स टू अवेल. मुकाबले में कामयाब होने वाले नौजवान एंटरप्रेन्योर्स का कहना था कि अपने ख्वाबों की तामीर तो एक जानिब, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके काम की वजह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो. हमने एक स्लीव बनाई है जो कि बॉलर अपने हाथ पे पहन लेता है और उसको मोबाइल फ़ोन पे पता चल जाता है कि जो वो बॉलिंग करा रहा है वो लीगल करा रहा है कि इलीगल करा रहा है. इस इवेंट की वजह से मुझे ऑलरेडी 4-5 इन्वेस्टर्स अप्रोच कर चुके हैं एंड आई थिंक कि वो फर्दर बात आगे उधर से चलेगी. अगले 20-30 सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी एक नया इनकलाब लेके आएगी जिससे डॉक्टरों का काम कम और पेशेंट्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी. चौधरी मोहम्मद अकरम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 10 लाख रुपए के नगद इनाम से नवाजा, जबकि बाकी 2 पोजीशन हासिल करने वाली टीम में 5 और 2 लाख रुपए तकसीम किए गए. इसके अलावा दीगर एंटरप्रेन्योर्स की सलाहियतों को सराहते हुए इनामात समेत शील्ड्स भी दी गई. कैमरामैन सनी जेम्स के साथ अली वक्कार सिंधु, नियो न्यूज लाहौर. इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज.